वेलकम फ्यूचर आइस ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम पॉलिटी की अब तक की सारी इंपॉर्टेंट खबरें करने जा रहे हैं। व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो, नोट्स जो कि 2023 एंड से, हाँ 2023 का भी इंक्लूडेड है, 2024 का तो है, आगे भी ये सीरीज अपडेट होती रहेगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। हाँ जी, दोनों में। ऐसा नहीं है प्रीलिम्स का कुछ पीडीएफ से पढ़ा दिया, नहीं, मेंस के लिए भी इसमें पॉइंट्स हैं। बाकियों की तरह प्रिंटेड पीडीएफ नहीं है, हैंड रिटन नोट्स हैं। ओनली इंपॉर्टेंट स्टफ, नो ब्लफ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये गिफ्ट है फ्रॉम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल। 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए इन लेस देन 1 मंथ। यू ऑल आर जस्ट अमेजिंग। इतने प्यारे रिव्यूज, ऑल पॉजिटिव रिव्यूज, जीरो नेगेटिव रिव्यूज, लिटरली जीरो। 3000 व्यूज से ऊपर जा चुके हैं, एक भी नेगेटिव रिव्यूज नहीं आए। इट्स जस्ट 13 डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्राइम डेटा, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी कोलकाता हॉरर केस जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। मतलब कोलकाता में जो केस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। क्राइम डेटा, क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट है। 2022 की रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड कितना है? 39.7% केसेस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या है? 4% विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू। 2021 के मुकाबले 2022 में 4% बढ़ चुका है क्राइम। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ होता है? तेलंगाना में, 15,000 प्लस। चलिए, एनसीसी की 75th एनिवर्सरी थी 2023 में। एनसीसी मीन्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी, नेवी एंड एयर, तीनों के लिए, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन, अब देखिए डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है। ये ना आपको बाउंड्रीज रीड्रॉ करती है लोकसभा एंड असेंबली सीट्स के लिए, है ना। सपोज 100 सीट्स हैं तो वो 120 होंगी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ये लोग बाउंड्रीज में, टेरिटोरियल बाउंड्री में कितनी सीट्स होंगी वो डीलिमिटेशन कमीशन बताती है। चलिए, आर्टिकल 82 के तहत बनता है। अब तक सिर्फ 4 बना है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में कितनी डीलिमिटेशन कमीशन बनी है, कितनी? 2, 3, 4, 5। आंसर इज 4। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में मत लेना। क्यों न्यूज में है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 में। इससे क्या होगा? 1/3 सीट्स वुमेन की रिजर्व्ड है। कहाँ? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन कौन से? 330A, 332A, 239AA, ठीक है। बट होगा आफ्टर डीलिमिटेशन। ये आ चुका है, ये प्रोविजन आ चुका है, बट ये कब से लगेगा? डीलिमिटेशन के बाद। इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन न्यूज में है। डीलिमिटेशन कमीशन बता दिया हूं, रीड्रॉ करेगी बाउंड्री जिससे सीट्स बढ़ेंगी विमेन के लिए। 2002 में जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल, CAA मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, डीलिमिटेशन होगी 2026 के बाद। ये 2002 में आ चुका है, इसीलिए 2026 तक वेट कर रहे हैं। 2026 के बाद विमेन के लिए 33% सीट्स वैलिड हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? सीट्स आर फ्रीज्ड टिल 2026। चलिए, नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? ये मेंस के लिए आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। पैट्रियार्की हर फील्ड में है, आज हर फील्ड में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इसीलिए ज़रूरी है विमेन को हम लोग को वो देना, प्रायोरिटी देना। विमेन आर वल्नरेबल सेक्शन, स्टेटस नीड्स टू बी अपलिफ्टेड, है ना। इक्वालिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। 78 MPs थे 2019 में विमेन, 74 है इस बार के इलेक्शन में, 18th लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। कम हो गए 4, वैसे ही कम है 78 और कम हो गए। ऑक्सफैम इंडिया की क्या रिपोर्ट है? रिजर्वेशन फॉर विमेन एट लोकल लेवल लेड टू इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स, इंप्रूव्ड एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज लाइक वाटर। इसका क्या मतलब है ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में? कि जो लोकल लेवल पे ना विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, नारियों को जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उससे अच्छी चीज़ें हो रही है। जो क्राइम्स छुपे हुए थे बाहर आ रहे हैं और अच्छे हो रहा है, रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, पानी आ रहा है। और क्या रहता है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस का वोट चल रहा है ना, यूएस में। वहाँ पे लेडीज़ का क्या कहना है? एक दो इंटरव्यू आप सुनोगे कि हाँ, हम लेडीज़ हैं, हमारी प्रॉब्लम लेडीज समझ सकती है, हम इनको वोट करेंगे। लेडीज़ को इसीलिए लाना ज़रूरी है। चलिए, सेक्शन 353(2) ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या है? पिछले साल आया है,
क्या क्या चेंज हुआ अभी आगे देखेंगे हम। आईपीसी सेक्शन चेंज हुआ, सीआरपीसी चेंज हुआ, भारतीय न्याय संहिता आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सब पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। झूठ, गलत या हेट्रेड, हेट्रेड के अगेंस्ट जो रिलीजियस ग्रुप में फैलाते हैं ना, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट जो हेट्रेड फैलाता है उसके लिए 3 साल तक की जेल है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, कम्युनल क्लैशेस बंद होगी। कम्युनल क्लैशेस मतलब हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप को भड़काना वो बंद होगा। आर्टिकल 19 स्पीच से रिलेटेड जजमेंट्स, ये देखिए मेंस का क्वेश्चन आप कभी देखे हो पॉलिटी का, क्या बोलता है, सपोर्ट विथ कोर्ट जजमेंट्स, सपोर्ट विथ केसेस। ये केस हम बात कर रहे हैं, किसमें आता है, हेट्रेड वाली स्पीच वाली चीज आती है आर्टिकल 19 में, तो स्पीच से रिलेटेड जजमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूओआई क्या होता है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये चीज समझो। WRT, आप प्रोफेशनलिज्म आगे फील्ड में जाओगे, प्रोफेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल सर्विसेज में WRT यूज होता है। यूआई यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंघल, अमीश देवगन, ठीक है। बस ये नाम एक बार याद कर लो। अब ये चीज आपका पॉइंट बन गया मेंस के लिए। प्रीलिम्स क्यों लिखा है, आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो, पॉलिटी में उठ के आ जाता है कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 ये उठ के आता है डायरेक्ट, हल्के में मत लेना, इसको रट लो, ओके। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, अच्छा पहली चीज ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम ग्रुप या सर्च करो यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, ये पूरा नोट्स फ्री में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बोलते हैं, FRA 2006, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप नाम से समझ पा रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए उनके हक की बात हो रही है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, मोस्टली जमीन, ठीक है। बोलते हैं ना किसान का कौन है, किसान के पास जमीन नहीं तो किसान क्या है ना। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब है। डोंगरिया कोंड ट्राइब इन ओडिशा, उन्होंने ना अपनी जमीन बचाई थी वेदांता बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट से 2013 में। नियामगिरी फॉरेस्ट से जमीन का नाम, प्रोटेक्टेड लैंड फ्रॉम वेदांतास इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। डोंगरिया कोंड ट्राइब ने अपनी जमीन नियामगिरी फॉरेस्ट में बचाई थी वेदांता से 2013 में। 10 साल हो चुके हैं इस चीज को, ठीक है। ओडिशा में एक और इनिशिएटिव चलता है MJJY, मो जंगल जमी योजना, है ना। नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मेरी जंगल मेरी जमीन, MJJY। हाउ दिस एक्ट वर्क्स, ये कैसे काम करता है एक्ट, ग्राम सभा इनिशिएट करेगा, सब डिविजनल लेवल कमेटी पे जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे जाएगी, 3 ईयर प्रोसेस हो गया। सेक्शन 3 ऑफ FRA फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या बोलता है, इंडिविजुअल राइट्स होती हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स होती हैं। एक मोटा मोटी समझो, कोई ट्राइबल रह रहा है 100-200 साल से, वो जमीन ना अपने बच्चों को पास हो सकती है उसके। आप जाके बोलोगे ना बच्चा मेरा दोस्त है, सपोज ये राज के नाम पे जमीन है, कुमार आके बोल रहा है कि मेरे को जमीन दे दे दोस्त, तेरे मेरे बीच की बात है, नहीं दे सकता। राज बस अपने बच्चों को दे सकता है, ब्लड को दे सकता है, अपने खून को दे सकता है, पास नहीं कर सकता है जमीन, बेच नहीं सकता जमीन। ये ऐसे बचाते हैं लोग शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है। चलिए अब इसमें इश्यूज क्या है, मेंस के लिए आ गया। इश्यूज क्या आते हैं इसमें, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स्ट पीपल, शेड्यूल्ड ट्राइब में लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम होती है ना, इन जनरल देखा गया, उनको पता ही नहीं उनके पास ये हक है। लेस एलोटेड लैंड देन डिमांडेड इन क्लेम्स, अब क्या होता है, सपोज राज के पास आनी थी 5 एकड़ आनी थी, वो क्लेम करेगा ग्राम सभा में कि मेरे को 5 एकड़ चाहिए, उसको आ रही 2 एकड़। ये रिपोर्ट में साबित हुआ है कि वर्ल्ड बैंक बोलती है कि गुजरात में 70% जमीन कम अलॉट हुई है जितना उन्होंने क्लेम किया है। अब देखो, मेकिंग ग्राम सभा सिटीजन सेंट्रिक, क्यों, जम्मू कश्मीर में 90% क्लेम, ये बोला है ना, क्लेम सबसे पहले आता है ग्राम सभा, फिर सब डिविजनल, फिर डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे जम्मू कश्मीर में 90% क्लेम रिजेक्ट कर दिए, सीधा रिजेक्ट कर दिए। ये रिपोर्ट्स हैं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मेंस में यही डेटा लिख के आओगे मार्क्स मिलेगा, है ना। हर कोई लिख सकता है कि यार हमको और अच्छा करना चाहिए सुविधा, अच्छा कैसे करोगे, ऐसे करोगे। चलो, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स क्या होता है, अभी क्यों न्यूज़ में, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 2 को, कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत, है ना, ये अप्रूव कर दिया। इसकी टर्म्स क्या टर्म्स होती हैं, जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 81 TMC महाराष्ट्र को दे रहा है, 177 TMC कर्नाटक को, 190 TMC आंध्र प्रदेश को दे रहा है। TMC कितना होता है, 2831 करोड़ लीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, पूछेगा नहीं,
बट फिर भी एक बार देख लो कि जिज्ञासा हो जाए, है ना। तो सबसे ज़्यादा आंध्र को दे रहा, सबसे कम महाराष्ट्र को। तो क्या आता है, इनइक्वालिटी वाली बात आ जाती है, इसीलिए लड़ाई होती है स्टेट्स के बीच। तो यूनियन कैबिनेट ने इसका टर्म्स अप्रूव कर दिया कृष्णा वाटर रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को। किसके तहत बना है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत। अब देखो आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट सॉल्व करेगी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को। कौन से आर्टिकल में लिखा, 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। क्या होता है इससे, वाई, इकोनॉमिक फैक्टर, एमएसपीज ऑफ क्रॉप्स के कारण वाटर डिमांड बढ़ती है। जब से एमएसपी आया है, जैसे राइस में, वीट में, सब वो उगाना चाहते हैं, उनको पैसा निश्चित है कि उतना मिलेगा ही मिलेगा, किसान को एक सुरक्षा है ना, कोई गलत चीज़ नहीं है। पर इससे वाटर डिमांड बहुत बढ़ रहा है, ओवरऑल इंक्रीज इन वाटर डिमांड। देखो एक चीज़ क्या प्रोजेक्टेड है, 2025 तक ना, अगले साल तक 22% बढ़ जाएगा, 2050 तक 32% पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, वाटर डिमांड भी बढ़ रहा है, सब रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। असिमेट्रिकल एक्सेस टू रिवर वाटर, इसी कारण लड़ाई होती है, बता चुका हूँ। वे फॉरवर्ड कैसे ठीक करा जाए, क्रिएट रिवर बेसिन बोर्ड्स, रिवर बेसिन का एक बोर्ड बना दो, है ना। सॉल्व इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मतलब जो भी इससे रिलेटेड है, पानी की समस्या, चाहे पानी ना मिल रहा हो, चाहे पानी बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया हो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लिंक टू वायनाड डिजास्टर 2024, अभी लैंडस्लाइड हुआ था, है ना। इसको इन्वायरमेंट वाले में पढ़ा दूंगा आपको, लैंडस्लाइड हुआ था, है ना, उसके कारण फ्लड भी आया था। ये इससे लिंक कर दो कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट से हम सिर्फ पानी की नहीं, लैंडस्लाइड ये सबको भी बचा सकते हैं। तो पानी का मैनेजमेंट, फ्लड, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, सब चीज़ करना चाहिए इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट को। हाई पावर अथॉरिटी बना दो, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, है ना। पॉलिटिक्स समझो, अगर पार्लियामेंट इसको सॉल्व करिए, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और ट्रस्ट बनाओ कि नहीं भाई, हम ये किसी बेसिस पे आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा फार्मर होंगे शायद, है ना, इसीलिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, नाम से समझ में आ रहा है, प्रिविलेजेस, कुछ लीगल इम्यूनिटीज जो कि प्रोटेक्ट करता है लॉ मेकर्स को इवन फ्रॉम कोर्ट केसेस। लॉ मेकर्स कौन हो गए, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सपोज कोई सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन है, ठीक है, उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद कोई अरेस्ट नहीं हो सकता सिविल केस में। हाँ, ये सच आपको नहीं पता था, नो, 40 दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन से, 40 दिन बाद पार्लियामेंट के सेशन से कोई अरेस्ट नहीं हो सकता फॉर सिविल केस। और भी कुछ कुछ प्रिविलेजेस हैं, है ना। क्यों जरूरी है, काम में बाधा ना आए। अगर कोई लॉ मेकर सबसे हट के कुछ चीज़ बताना चाह रहा है कि ये चीज़ पूरी सोसाइटी को अंधा कर रही है, ये चीज़ खोखला कर रही है, हमें इस प्रथा को हटाना चाहिए, डर के मारे ना बताए तो मतलब ही क्या लॉ मेकर का, सब उसको इलेक्ट किए हैं जनता, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन हाउस के अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बचा के रखे। इश्यूज, स्पीच वाला याद है, हेट्रेड में पढ़ाया था, आर्टिकल 19 में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही रिवाइज करते चलो, 2 से 3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, आई गारंटी यू कि आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। इश्यूज, डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर्स, प्रिविलेजेस डिफाइंड ही नहीं है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ अनलिमिटेड बोलना चाहिए या सेमी लिमिटेड पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट रिव्यू ही नहीं कर सकता इस चीज़ को, अंडर आर्टिकल 122 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एब्सेंट, क्यों, स्पीकर सब चीज़ देखेगा इसमें, स्पीकर ही प्लांटिफ है, स्पीकर ही एडवोकेट है, लॉयर है, स्पीकर ही जज है, डिसाइड करेगा, केस भी वही बोलेगा कि ये गलत है, डिसाइड भी खुद ही करेगा, सब चीज़ वही करेगा। क्या करा जाए, रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीआरडब्ल्यूसी, एनसीआरडब्ल्यूसी क्या है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट कमीशंस बनाई जाती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, सरकारिया कमीशन बनाई जाती है कि रिसर्च करे, डीप रिसर्च करे ग्राउंड लेवल पे जाके, और सरकार को बताए कि क्या करना चाहिए, है ना। वो कमीशंस होती हैं। आप पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में सब क्लियर करूंगा। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड ARC में क्या बोला गया, प्रिविलेजेस को डिफाइन करो और डीलिमिट करो, बहुत सिंपल सी चीज़ बोली गई है। चलिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट निकाली है, एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। ये चीज़ मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कमेंट बताओ कौन कौन इसके पहले प्रीलिम्स लिखा है, अगर लिखा है तो आपको ये चीज़ पता है क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों, रिपोर्ट्स पूछती है, प्रीलिम्स में रिपोर्ट्स पूछा जाता है, बोलते हैं कौन निकाला है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैसी एनालिसिस ऑफ सिटिंग MPs फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 निकाला है, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इनिशिएटिव। आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना।
क्या निकाला है? 40% एमपी के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। 40% एमपीज बहुत बड़ी चीज होती है। 40% किसको बोलते हैं? 100 अगर एमपी है तो 40 लोगों के प्रति क्रिमिनल केस, सिविल केस नहीं, क्रिमिनल। मर्डर, हाफ मर्डर, बहुत घिनौने इल्जाम लगे। और इसी चीज से क्या लिंक करते? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 183। यूनाइटेड नेशंस कितने देशों को माना है बताओ? 190 से लेके 200 बीच में एक आंसर है, कमेंट करके बताओ मेरे को क्या है। 183 रैंक में हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, समझ रहे हो? हाईएस्ट क्रिमिनल केसेस सबसे ज्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में, केरला में, बिहार में। आपकी घंटी यहां बजनी चाहिए। केरला में क्यों है? इट्स शॉकिंग। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में है। रीजन मेंस लिखा हुआ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है? लीगल लूप होल्स, LL ऐसे रट लो, LL लीगल लूप होल्स। रिप्रेसिव लॉज लाइक टाडा, कोई भी इसको ले जाए। आर्केइक लॉज, ARCHAIC, आर्केइक लॉज, बहुत पुराने लॉज है। सेक्शन 377 आजादी के 70 साल बाद तक था। 4 ईयर्स आफ्टर नालसा जजमेंट हटाया गया। आर्केइक लॉज है, चेक ही नहीं हो रहा यार। SC एमिकस क्यूरे रिपोर्ट्स, SC एमिकस क्यूरे रिपोर्ट्स नाम है। 5000 प्लस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट लॉ मेकर। वैसे तो करोड़ों केस है इंडिया में पेंडिंग, करोड़ों, आप सही सुन रहे हो, करोड़ों केस पेंडिंग है। आपके जो कोर्ट्स है ना, घर के बाहर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट्स, करोड़ों केस पेंडिंग है। 5000 तो सिर्फ लॉ मेकर्स के अगेंस्ट है। लॉ मेकर, MPs, MLAs। सुप्रीम कोर्ट 2017 में ये चीज बोला है कि CBI इज अ केज्ड पैरेट, मतलब तोते को बांध देते हैं ना, वो है तोता। किसका है? सरकार का। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। स्टेप क्या कर सकते हैं, या फिर सॉरी स्टेप क्या लिया गया है? सेक्शन 8 of 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रोपा बोलते हैं। ये भी पढ़ो फिर से, आगे आपको एक पेज में और आएगा ये चीज, आपको रिवाइज हो जाएगी। सेक्शन 8 of 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ना आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत PYQs आते हैं। दो है, एक 1950, एक 1951। ये 1951 के तहत है। मत टेंशन लो, पॉलिटी में सब चीज़ पढ़ाऊंगा A to Z। कोई भी लॉ मेकर सेंटेंस्ड एटलीस्ट 2 years। अच्छा देखो क्या होता है 8.3 में क्या बोला है ना, कोई भी पॉलिटिशियन है, लॉ मेकर हो गए ना ये लोग, उनके अगेंस्ट अगर 2 साल का कोई केस में सजा आ जाती है ना, तो 2 साल के लिए तो जेल में रहेंगे। जेल से निकलने के बाद 6 साल तक वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकते। तो टोटल 8 साल हो गया है ना, 2 + 6। डिसक्वालीफाइड फॉर 6 years अपॉन रिलीज, तो 2 से 6, पहले 2 साल जेल में, 2 साल, फिर 6 साल बाहर निकलने के बाद। तो बाहर लॉ बनाने से बाहर हो गए लोग, है ना। ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था ये, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा होने वाला था। आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ मेकर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। केस लॉज, NN वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993। हाँ, ये मानिए कमेटी रिपोर्ट, अभी आपको पता है ना, ऊपर कमिटीज बनती है, कमीशंस बनते हैं। हाँ, क्रिमिनल और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल सब इन्वॉल्व होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, आज आपको मैप बनाना सिखाऊं 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड में, देखना। लो, बन गया भारत। एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं बनाना, आपको एक जो एग्जामिनर चेक करेगा आपका, उसको एक पता चलना चाहिए कि हाँ ये भारत है। आप ये बना के नहीं बोल सकते कि ये भारत है ना। ये चलो आपको नहीं आता ना, जम्मू कश्मीर के बनाना सीख लो। एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। NN वोहरा कमेटी ने माना है कि हाँ पुलिस और गैंगस्टर्स मिले रहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्टर्स हैव फंडामेंटल राइट्स टू नो एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट। एंटीसीडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको सोशियोलॉजी में बताई थी। कैंडिडेट्स की हिस्ट्री जानने का हक होता है इलेक्टर्स को, इसीलिए उनके खिलाफ केस बताए गए कि हाँ 5000 प्लस केसेस हैं टोटल। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 33B ऑफ रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 33B ऑफ रोपा क्या बोलता था कि कोर्ट, अब से क्या होगा कि कोर्ट डेटा नहीं मांगेगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, UOI, सेक्शन 84 ऑफ रोपा 1951 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। ये क्या बोलता था कि जो कन्विक्टेड MP MLA हैं, अगर उनके खिलाफ जजमेंट आ गई और वो लोग 3 महीने के अंदर
सिर्फ बड़े कोर्ट चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हाई कोर्ट चलेंगे तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, सिर्फ चले जाएंगे तो 3 महीने में अपील कर देंगे तो वे फॉरवर्ड कैसे सुधारा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था 2004 और 2016 में कि लाइफ टाइम बैन कर दो जो कि कन्विक्ट हुआ है किसी केस में। रोपा 1950 के तहत जिनके अगेंस्ट हीनियस क्राइम है, पेंडिंग भी है ना, अगर किसी के ऊपर रेप चार्जेस लगे हैं, अगर किसी के पास मर्डर चार्जेस लगे हैं, सिर्फ लगे हैं, तो भी उनको इलेक्शन में ना खड़े होने दिया जा पाए जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाती कोर्ट से। ठीक है। केरला, पंजाब, तमिलनाडु मूव्ड देयर गवर्नर्स टू सुप्रीम कोर्ट फॉर पेंडिंग बिल। क्या हुआ? गवर्नर के पास एक पावर होती है, एक स्टेट में तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक गवर्नर हाँ नहीं बोल दे। गवर्नर हाँ बोलेगा तभी एक लॉ बनेगा, एक बिल पास होके लॉ बनेगा। और क्या है, गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है, हाँ बोल दे, ना बोल दे, या तो रखे रहे अपने पास, रखे रहे वापस भेज दे, या तो रखे रहे प्रेसिडेंट को भेज दे कि आप देखो अकबर सर, है ना। तो गवर्नर रखे हुए थे बिल, तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे स्टेट में डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रही, काम ही नहीं हो पा रहा है। आर्टिकल 200, एसेंट ऑफ गवर्नर इज नेसेसिटी टू बिकम अ लॉ, बिल टू बिकम अ लॉ। क्या क्या जजमेंट्स आई? स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023, देखो सब 2023 का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर कैन नॉट होल्ड बिल इनडेफिनेटली, ही शी हैज टू रिटर्न द बिल टू लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। आप हमेशा के लिए बिल नहीं रख सकते, आपको ये देना पड़ेगा। एससी ने बोला गवर्नर कैन नॉट रिफर द बिल्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर असेंबली हैज री इनेक्टेड द बिल्स फॉलोइंग गवर्नर्स डिक्लेरेशन विथ होल्डिंग एसेंट। विथ होल्डिंग मतलब रखा हुआ है गवर्नर। मैं आपको पता है ना, गवर्नर के 3 ऑप्शन है, हाँ, ना, या तो बीच का रखा हुआ हूं, सोच के बताता हूं। ये सब आपके लिए नया है, आई नो। ठीक है, चलिए। आईना डैशबोर्ड, कौन लॉन्च किया आईना डैशबोर्ड? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। क्या करती है अर्बन लोकल बॉडीज? जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया ना, बेंगलुरु, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, ऐसे कुछ है, रेस्पेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी ऑफ बेंगलुरु लॉन्च्ड आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। कौन? महुआ निकालिए, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर चेक रखा जा सके। चलिए, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को अमेंड किया गया। पायरेसी के अगेंस्ट ये चीज़ की गई है ना। बहुत लोग फिल्म पायरेटेड देखते हैं, मत देखना, इट्स अ क्राइम, गलत चीज़ है बच्चों, मत देखना। सपोर्ट्स एग्जिस्टिंग लॉज, जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 और आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को सपोर्ट करता है ये। नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम सीबीएफसी, सीबीएफसी क्या हो गया? फिल्म बोर्ड होता है ना, जो सर्टिफिकेट देता है UA 13+, वहाँ पे नोडल ऑफिसर्स बैठाए गए इस चीज़ को चेक करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल, देखिए 2023 तक अब आप कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का बिल, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट जिसने यह लॉ पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और इसके पहले गोवा में होता है, ड्यू टू पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है गोवा में। सिविल कोड क्या होता है मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। वन लॉ फॉर ऑल पर्सनल मैटर्स। क्या? शादी, सपोज किसी धर्म में 2, किसी में 3, किसी में 1, डाइवोर्स, तो ये चीज़ यूसीसी के तहत सब के लिए एक हो जाएगी। कोई भी धर्म के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब के लिए एक लॉ बन जाएगा। क्या शादी में होगा, क्या डाइवोर्स होगा, क्या होगा, ठीक है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए, हैवी प्रोटेस्ट इन लद्दाख टू बी प्लेस्ड अंडर 6 शेड्यूल। ये हो रहा था इलेक्शन के टाइम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये, भूख हड़ताल में भी गए थे। पीपल वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया किस में आता है? कोई जानता है शेड्यूल? बताओ मेरे को। बेनिफिट्स क्या होता है? सोशियो कल्चरल बेनिफिट होगा, जॉब रिजर्वेशन रहेगी लद्दाखीज के लिए, वहाँ पे उनका ज़मीन का प्रोटेक्शन होगा। एक ज़मीन का प्रोटेक्शन आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट में बताया था, वैसी ज़मीन का प्रोटेक्शन यहाँ पे भी होगा। फ्यूचर इश्यूज, सेंसिटिव लोकेशन है ना लद्दाख, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर पे है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं हमको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दो। ट्रिब्यूनल, अच्छा आप लोग मेरे को बताओगे ट्राइबल एरिया कौन से शेड्यूल में आता है और कितने शेड्यूल्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रिब्यूनल प्रेशर नहीं डाल सकता गवर्नमेंट के ऊपर फ्रेम पॉलिसी करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, बता ही नहीं सकता, प्रेशर छोड़ो बोल ही नहीं सकता। क्यों बोला? आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT के ऊपर ये चार्ज लग रहा है कि उसने गवर्नमेंट को शायद कोई पॉलिसी में इन्फ्लुएंस किया है।
इलेक्टरल बॉन्ड, ये इलेक्शन ईयर था, आपको पता है इलेक्टरल बॉन्ड कैसे क्या काम करता है? इलेक्टरल बॉन्ड होता है पीपल अपने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हैं, तो एज सिंपल एज दैट, पैसा डोनेट करना चाहते हैं कि हमको लगता है आप पॉलिटिकल पार्टी अच्छे हो, हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में है, इसीलिए। कैसे होता है? एक ECI, ये इलेक्टरल बॉन्ड पेपर होता है, बॉन्ड पेपर 1000 रुपये के में होता है, 10,000 में 1 लाख, 1 करोड़, ये 4 डिनोशंस में होता है। SBI के ब्रांच में आप खरीद सकते हो, सिर्फ SBI के। ऑनलाइन पेमेंट या चेक से, कैश नॉट एक्सेप्टेड, जीरो कैश। KYC होगा जो देना चाह रहा है, सपोज आप आजमा देना चाह रही है, आजमा का KYC होगा, पर आजमा का नाम नहीं लिखा जाएगा बॉन्ड पे, ये चीज याद रखो। 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी SBI ब्रांच से कलेक्ट करेगी, नहीं करेगी तो वो फंड में चले जाता है, शायद PM फंड में चले जाता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये मैकेनिज्म याद रखना। चलिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 प्रोवाइड्स इलीगल माइग्रेंट्स हु फुलफिल 4 कंडीशंस, ताकि वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होंगे, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई, क्रिश्चियन लोग आ सकते हैं। दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये चीज़ याद रखो। श्रीलंका और म्यांमार के लोग नहीं हैं। और इसमें क्या बोला? बुद्धिस्ट, बहुत सारे बुद्धिस्ट श्रीलंका और म्यांमार पर वो लोग काउंट नहीं होंगे। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन लोग आ सकते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं। एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए। दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और इनर लाइन परमिट एरिया। ठीक है, 4 चीज़ आई है, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाओगे। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, बहुत पेपर लीक हुए हैं नीट में, बहुत हंगामा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सैंक्टिटी वॉज, बोलो, कॉम्प्रोमाइज्ड, कवर्स UPSC के एग्जाम, SSC, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और भी कोई कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। 3 से 5 साल की जेल होगी, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इंटरवल आ गया, पॉज द वीडियो, टेक फ्यू मिनट्स ब्रेक, पानी वानी पियो, हाइड्रेट करो, फिर आते हैं। ओके, अब 2024 को कंटिन्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, IPC हट गया, CRPC, सब चीज पढ़ेंगे। ओके, चलिए पॉज द वीडियो। चलिए पहले एक बात कर लेते हैं। इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं आपके, यू आर अ गुड मेंटर, थैंक यू सो मच फॉर सोशियोलॉजी इनिशिएटिव्स। ये मैं फ्री इनिशिएटिव चलाता हूँ, हमारी टीम चलाती है। सोशियोलॉजी चैप्टर पेपर 1, पेपर 2 और एथिक्स पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, मेंस रेडी करवा रहे हैं। आपको आंसर राइटिंग कोई नहीं सिखाता, मेंस रेडी करवा रहे हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ऐसी हैंड रिटन प्यारे से। कंप्लीट फॉर मेंस, क्लिक यहां करो टू नो। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट और पार्लियामेंट को कैसे इंटरप्रेट करता है। AK गोपालन केस 1950, शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह केस 1965। इन तीनों केस में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस 1967 में क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। 368 ये सब क्या होता है डिटेल में बात करेंगे आगे। 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बताते हैं लॉ क्या है। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट, पार्लियामेंट कर सकता है अमेंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। समझ पा रहे हो कहाँ जा रही चीजें। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 1971 में ही आया। curtailed rights to property, precedence of DPSP over fundamental rights, took away scope of judicial review for 39B 39C। मतलब 39B 39C के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट देख ही नहीं सकता कि ये चैलेंज ही नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर सकता कि ये सही है कि नहीं है। 1973 में उस टाइम तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी फॉर केस केशव नंद भारती। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, पार्लियामेंट कैन अमेंड ऑल, सब चीज अमेंड कर सकता है। और कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को देखना जरूरी है कि वो लॉ ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ लोअर जुडिशियरी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ये चीज अमेंड नहीं हो सकती, ये चीज बेड रॉक, इट इज फाउंडेशन, ये नींव है, ये नींव है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज,
सिविल केस में आता है सबऑर्डिनेट जज, मुंसिफ। क्रिमिनल में आता है मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यूनिफाइड जुडिशियरी, सर्विस कंडीशंस ऑफ जजेस फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट्स। अगर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे उड़ीसा में हो, कंडीशंस एक ही होनी है। डिस्ट्रिक्ट जज, हाईएस्ट जुडिशियरी अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, गवर्नर विथ हाई कोर्ट, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट देखता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का देखता है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, गवर्नर विथ हाई कोर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, नॉमेनक्लेचर देखती है स्टेट्स, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट, GNCTD, गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लेके चलते हैं आपको। अभी बहुत न्यूज़ में है, CM चेंज हुए हैं, केजरीवाल से आतिशी जी आई हैं, और ये चीज़ किसके ऊपर है कि कौन कंट्रोल करेगा आपका NCCSA कौन कंट्रोल करेगा, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। आप आएंगे ना सिविल सर्विस में, कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट दिल्ली बिकेम यूनियन टेरिटरी 1956 में। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1991 में GNCTD एक्ट पास हुआ, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 2021 में GNCTD अमेंडमेंट हुआ, 2023 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या हुआ? अकॉर्डिंग एक्ट के अंदर तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, चेयरपर्सन होंगे चीफ मिनिस्टर, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको पता होगा दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों हैं। मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब लेके चलते हैं NCCSA में क्या है, उन्होंने रिकमेंड किया लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कुछ मतभेद होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानी जाएगी। आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजेस ड्यूटी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर बाहरी कोई फॉरेन से अटैक हो रहा है उसमें तो बचाएगी डिफेंस। स्टेट के अंदर भी कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रही है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हक है उसको बचा के रखना है, सेफ्टी पब्लिक की। रोपा 1951 आपको बताया हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोला था, आगे बात होगी। सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इफ ही इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन इलेजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2 साल की सजा होगी बट डिस्क्वालीफाइड फॉर 2 साल जब तक जेल में, 6 साल उसके बाहर आने के बाद भी, 8 साल के लिए बंद उसका पॉलिटिक्स। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी सेम एज दैट ड्यूरिंग August 15, 1947। इसमें अयोध्या जो राम मंदिर बना उसको एग्जेम्प्ट किया गया। इसमें क्या बोल रहा है, जो अगस्त 15, 1947 के समय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर था वो वही रहेगा, समझ रहे हो, चेंज नहीं होगा। तो फिर अभी ज्ञानवापी के ऊपर भी सर्वे चल रहा है, ASI करिए। ASI क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल, बताओ कमेंट में। उन्होंने क्या बोला कि हम रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे जो अगस्त को 1947 को था, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप चेंज तो तब करोगे ना। अरे एक बात बताओ, आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी इसको बेच के चेंज करनी है, आपको नई गाड़ी लेनी है, कोई EV गाड़ी लेनी है। अरे आपके पास ये गाड़ी होगी नहीं तो आप बेचोगे कैसे? वो बोल रहा है अगर आपके पास रिलीजियस कैरेक्टर पता ही नहीं तो आप चेंज कैसे कर लोगे? हम पता कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं सही कैरेक्टर क्या था, ठीक है। 8th शेड्यूल आपको मैं पहले पूछा कितने शेड्यूल से बताओ कमेंट में, कब तक कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। वीडियो देखोगे, नेक्स्ट वीडियो स्किप। एक्शन नहीं लोगे तो बनोगे कैसे? 8th शेड्यूल, ओडिशा बोल रही है क्विक को ऐड करने। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्या क्या अमेंडमेंट हुई है इसकी देखते हैं। पहले 14 थी, 7 × 2 14, 7 × 3 21, प्लस 50 कर दो 71। देखो पहले 14 थी, 21st अमेंडमेंट में एक चीज़ ऐड किया गया, सिंधी S। 71st में 3 लैंग्वेजेस ऐड की, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92nd में देखो 14 थी पहले, 7 × 2 7 × 3 करो 21, 21 में 50 जोड़ोगे 71 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लोगे 92 अमेंडमेंट। 21 71 ऐड करो 92। पहले में सिंधी आई, फिर KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर संथली, डोगरी, मैथिली, बोडो, SDMB। ये 2024 में प्रीलिम्स में आया है। शायद ये पूछा गया था कि ये कौन सी लैंग्वेज इस अमेंडमेंट से ऐड हुई है। शायद 71 अमेंडमेंट लिखा गया था और पूछा गया था कौन कौन सी ऐड हुई है।
हल्के में मत लो, ये छोटी चीज़ें प्रीलिम्स में आती है। ऊपर आपको डिलिमिटेशन कमीशन को बताया, डायरेक्ट आया था, पढ़ लो, रट लो, मार्क्स तुमको मिलेंगे। चलो 9 शेड्यूल फ्रॉम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 31B। इसमें क्या बोला गया था? 9 शेड्यूल क्या होता है? आर्टिकल 31B ये प्रोवाइड करता है कि कुछ एक्ट्स जो कि 9th शेड्यूल में है, वो चीज़ ना आप वो नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, भले ही फंडामेंटल राइट्स आपके टूट जाएं। पर ऐसे कैसे चलेगा? आईआर कोलो केस में बोला गया कि नहीं, वो चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट पीआरआई कमेटी। पीआरआई क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो पॉलिटी पढ़ेंगे, अभी आपको नया लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉलिटी पढ़ोगे बहुत डिटेल में पढ़ते, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, CH हेमवता, CH राव कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी। 243H, 243I, 283BB। फाइनेंस फॉर पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। 2 फंड्स होते हैं ना, कंसोलिडेटेड। दूसरा बताओ, जो पॉलिटी पढ़ा बताओ। सेटअप स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स फॉर PRI फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स हो गया ये। नहीं, ये भी स्टेट्स ही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग होता है। पायलट प्रोजेक्ट फॉर ULB। पायलट प्रोजेक्ट, ये चीज़ मैंने आपको सोशियोलॉजी में बताई है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट को आप बड़ा सपोज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ को, है ना, उसको छोटे रूप में करके देखते कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या फिर इसमें क्या खामियां हैं। सपोज आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस, उसमें आपको OTP आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर मिलने पे आपको डिलीवरी का मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पायलट प्रोजेक्ट छोटे रूप में करके देख रहे हो आप कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पर इसमें क्या देखने वाली चीज़ें, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, कलकत्ता में नहीं, बैंगलोर में नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में नहीं है। अगर प्रीलिम्स में ऑप्शन में आ गया मुंबई, आपने टिक मार दिया कि तो बड़ा शहर इसमें होगा, नहीं होगा। पायलट प्रोजेक्ट करते ही छोटी जगह पे हैं ताकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो सके, याद रखना। पैसा एक्ट 1996। पैसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। देखो पंचायती यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पंचायत यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ULB अर्बन लोकल बॉडी ऊपर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया था आउटलाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। शेड्यूल्ड एरिया ऑफ 10 स्टेट्स अंदर 244(1) पार्ट 9 में आए। पार्ट 9 244(1) ये क्या है? शेड्यूल, ये है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस साल प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया है कि कौन से पार्ट का है ये आर्टिकल, का नाम दीजिए, कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। 244(1) शेड्यूल एरिया ऑफ 10 स्टेट्स पार्ट 9 में आता है। इट एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऊपर हम पढ़े थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? लद्दाख वाले इसमें आना चाह रहे हैं, किस में आना चाह रहे हैं? हाँ चलिए, 5th शेड्यूल में क्या होता है? आर्टिकल 244(1) में आता है। चलिए, ATMM में मनी नहीं, ऐसे याद रख लो। ATMM क्या है? 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं। 6th शेड्यूल के स्टेट्स कौन कौन से, बोलो एक बार, याद होनी चाहिए आपको। ऊपर आपको एक जगह और मैं बताया हूँ, छोड़ो। असम, T से क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट, ये तो पता होगा। त्रिपुरा, MM तो पता है, बोलो। मेघालय, मिजोरम, ठीक है। जो इस तरफ की स्टेट्स है ना, वो इंक्लूड नहीं हुई। अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, ये नहीं हुई। फिर से बोलो, असम T से, त्रिपुरा, MM, मणिपुर नहीं, उसके अलावा कौन बचेंगे? दो, मेघालय, मिजोरम। डन, याद। ATM में मनी नहीं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, इसमें बहुत पावर रहती है। इसमें बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसमें कम पावर रहती है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। सुप्रीम कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम वो रहता है कि जो एक एग्जिस्टिंग जजेस रहते हैं ना, वो नए जजेस को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 अदर जजेस। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में कौन कौन करता है? हाई कोर्ट में कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट से आते हैं CJI और 2 अलग, और CGH चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 अलग। ये लोग चूज करेंगे नए जजेस को। हाई कोर्ट का जज प्रेसिडेंट चूज करता है विद रिस्पेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंदर बनती है, इसलिए स्टैट्यूटरी होती है। फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शन। लीगल सर्विसेज एक्ट के तहत 3 बनी है, नालसा, सालसा, टालसा। ADR होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो ये नई चीज़ है। इसमें क्या होता है ना
मैं आपको ऊपर पढ़ाया था, याद है? करोड़ों केस इंडिया में पेंडिंग है। इसी को बोल रहा है गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि केसेस बहुत जल्दी रफा दफा हों, इसलिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सपोज 2 बिजनेसमैन की हो गया, बोलो क्रिमिनल तो है नहीं, मतभेद हो गया कि नहीं मैं 1% नहीं दूंगा तुमको, 2% नहीं दूंगा, 1.5 दूंगा, तुम मान नहीं रहे हो, उसको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा से कम प्रोसीजर वाले चीज़ में, लोक अदालत ये सब चीज़ में जाके आप सल्ट टालो। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, अच्छा छोड़ो, 4 टाइप्स के हम लोग 4 टाइप्स के एडीआर देखने जा रहे हैं इसमें। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंसिलिएशन जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहती है, 2 ए और बी के बीच मतभेद है, 1% मांग रहे हैं, 2%, बीच का 1.5% कौन बताएगा? न्यूट्रल थर्ड पार्टी। नेगोशिएशन होता है इसमें, नो थर्ड पार्टी, आप आपस में नेगोशिएट कर ले एक एनवायरमेंट में बैठ के। मीडिएशन, फ्लेक्सिबल, कैन बी यूज्ड एनी टाइम, ओनली फॉर सिविल केस। आर्बिट्रेशन में न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रहता है जो कि एक अवार्ड बताएगा। कंसिलिएशन में क्या होगा? थर्ड पार्टी रहेगी। नेगोशिएशन में नेगोशिएट करवाएगा, आर्बिट्रेशन में अवार्ड देगा, जजमेंट देगा। इसी के रिलेटेड एक एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 अमेंड हुआ 2019 में, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देन मीडिएशन एक्ट आया 2023 में। प्रिजन स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है। हाँ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देती है टाटा। वन नेशन वन इलेक्शन 1967 तक होता था, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कमेटी जी बैठी थी। स्टार कैंपेनर, अभी इलेक्शन का ईयर था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लॉ, हु कैन बी, हु कैनॉट बी स्टार कैंपेनर। ट्रैवल चार्जेस आर नॉट काउंटेड इन फंड्स, उसमें से आपका पैसा नहीं कटेगा। इलेक्शन कमीशन, एंकोर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंकोर एक बनाया प्लेटफॉर्म, डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्शन करना चाह रही है। वीवीपैट, वीवीपैट क्या होता है? आपने वोटिंग किया इस साल? वीवीपैट होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में से वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, समझ लेते रहे कि रिसीट होती है, आप बिल लेते हो रिसीट वैसी है। ये रिसीट है जो 7 सेकंड के लिए आता है, आपने कौन से नंबर पे वोटिंग की है, 1 2 3, किस बंदे को वोटिंग किया है और क्या सिंबल है, क्या चिन्ह है उनका, इससे आपको पता चलता है कि आप जिसको वोट करो वो सही जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अमेंडेड 239A, 330A, 332, ये आपको पढ़ा चुका हूँ पर आप ऑलरेडी आगे चल रहे सबसे। हाईएस्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोग क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसलिए यहाँ हो सकती नहीं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, ऑर्गेनिक सीड सोसाइटी, ये बनी है इसलिए बस ऐसे नाम एक पढ़ लो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, आप पढ़े होगे तो टिक मार के आ सकते हो। कोऑपरेटिव्स इज अंडर स्टेट लिस्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, स्टैट्यूटरी अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, और ये अमेंड हुआ है, आपको पढ़ा चुका हूँ ना ऊपर, नोडल ऑफिसर्स बैठते हैं सीबीएफसी के अंडर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डेटा प्रिंसिपल, तुम हो डीपी लगाने वाले, है ना, याद करने का तरीका है, तुम डीपी लगाते हो ना, तुम डेटा प्रिंसिपल हो। डेटा फिड्यूशरी व्हाट्सएप है, ठीक है। आईपीसी देखो, इंडियन पिनल कोड चेंज हो गया, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता फॉर क्रिमिनल केसेस। सीआरपीसी हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बहुत सिविल एंड क्रिमिनल। देखो क्यों जरूरी था, आपको ऊपर एक चीज बताया था, आर्केइक लॉज होते हैं, जब से आज़ाद हुए तब से यही चल रहा है, आज़ादी के पहले से भी कुछ कुछ लॉज चल रहे हैं। स्पेशल एंड लोकल लॉज इज नॉट अंडर बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और किसी में भी नहीं आता। स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या हो गए? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूएपीए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्ट, एमसीओसीए, ये सब नहीं आते इसके अंदर, वो स्टेट के एक्सक्लूसिव हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट पहली बार अमेंड हुआ 2023 में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023 बुक्स रिसर्च जर्नल्स के अंदर नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टेली कम्युनिकेशन एक्ट के अंदर नहीं आते, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, कुछ भी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, डिजिटल भारत निधि बन चुका है। डीलिमिटेशन एक्ट कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। लोकसभा, स्टेट असेंबली, ये सब चीज़ पे काम करती है। मिशन कर्मयोगी, सिविल सर्वेंट को फ्यूचर रेडी करने के लिए मिशन कर्मयोगी निकाला गया है। एक और चीज़, जो रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं उसको कंज्यूमर नहीं मानते हैं, ये इकोनॉमिक्स की चीज़ आ गई। कॉन्फोनेट, इंफ्राटेक कंज्यूमर रिड्रेसल, क्या हो गया? इंफ्राटेक कंज्यूमर रिड्रेसल, जो भी कंज्यूमर रिड्रेसल मतलब जो खामी है कोई, है ना, जिसको खामी है उसके रिलेटेड आपको फाइल करनी कंप्लेन, वो है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉरेस्ट एक्ट, अभी आपको पढ़ा है, एफआरए। इनहेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल, आपको पता है राज अपनी जमीन अपने पास रख सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, दोस्त को नहीं।
राइट ओवर लैंड less than 4 hectares. FRA 2006 is applicable in protected areas also. NPWA टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व. आप लोग 50 सब्सक्राइबर करवा दिए, बहुत खुशी की बात है. 500 करवाओगे, एक और गिफ्ट दूंगा. मेंस वाले सब्जेक्ट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी गवर्नेंस के भी करंट अफेयर्स ऐसे ही नोट्स में, प्यारे से हैंड रिटन नोट्स में. जल्दी शेयर करो, 500 पहुंचाओ. हैंड रिटन नोट्स की PDF टेलीग्राम लिंक में, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ऑल द बेस्ट.